वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में क्या पढ़ाया था, उदासीनीकरण अभिक्रिया को कंप्लीट करवा दिया था और उसके बाद हमने उत्प्रेरकों के प्रकार पढ़े थे। भौतिक अवस्था के आधार पर मैंने आपको उत्प्रेरक बताए थे, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्प्रेरक की क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, आवर्त सारणी के 1 से 30 तक के तत्वों को क्या लिखेंगे, बोर्ड पे लिखेंगे। आप मेरे साथ रिवाइज करोगे और अपनी कॉपी में नोट करते जाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। आज आपका ये लास्ट टॉपिक है और आपका चैप्टर नंबर 6 खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ लिया है और उत्प्रेरक अपना चल रहा है, तो ये अभी आज खत्म हो जाएगा। चलो तो तत्व देखते हैं। सबसे पहले हम 1 से 30 तक के मेरे साथ बोलते चलिए। परमाणु क्रमांक 1 होता है हाइड्रोजन का, परमाणु क्रमांक 2 होता है हीलियम का, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, 15वें नंबर पर फास्फोरस और 16वें नंबर पर आता है तुम्हारा सल्फर और 17वें नंबर पर आता है क्लोरीन। ठीक है, तो 17 जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्लोरीन का होता है। 18 परमाणु क्रमांक होता है आर्गन का। 19वें नंबर पर आता है पोटेशियम, 20वें नंबर पर कैल्शियम। 21 परमाणु क्रमांक होता है स्कैंडियम का। 22 परमाणु क्रमांक होता है टाइटेनियम का। 23 परमाणु क्रमांक होता है वेनेडियम का। 24 होता है क्रोमियम का। 25 होता है मैंगनीज का और 26 जो परमाणु क्रमांक होता है आयरन का। 27 होता है कोबाल्ट का। 28 परमाणु क्रमांक होता है निकेल का। 29 परमाणु क्रमांक होता है कॉपर का और 30 परमाणु क्रमांक होता है जिंक का। ठीक है, तो मेरे साथ एक बार रिवाइज कीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए 1 से 30 तक के। तो अब तक तो आपको याद हो जाने चाहिए। याद करने की टेक्निक मैं आपको बताई थी, है ही लाइबेवनॉफ, नियोन को अलग किया, नामकल, सिप्सकल, आर्गन को अलग किया, उसके बाद काकास्टेव, यहाँ से किरमन, आगे फेकोनी और कजन। इस प्रकार को आपको याद करना है। ठीक है, और आपको ये डायरेक्टली भी याद होनी चाहिए। जैसे 29 परमाणु क्रमांक होता है कॉपर का, 10 परमाणु क्रमांक होता है नियोन का। ठीक है, 14 परमाणु क्रमांक होता है किसका, सिलिकॉन का। टाइटेनियम का होता है 22। ठीक है, बेरिलियम का होता है 4, कार्बन का होता है 6, मैंगनीज का 25 परमाणु क्रमांक होता है। तो ये आपको डायरेक्टली ही याद होनी चाहिए। कैल्शियम का कितना होता है, 20 परमाणु क्रमांक होता है। इस प्रकार से आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। ओके, तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम पढ़ रहे हैं उत्प्रेरक, और उत्प्रेरक में आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार। कल हमने पढ़े थे भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार। तो क्रिया के आधार पर जो उत्प्रेरक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक उत्प्रेरक, ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। दूसरा होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक और तीसरा होता है स्वतः उत्प्रेरक। और जो चौथा प्रकार है वो है जैव उत्प्रेरक। ठीक है, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं। धनात्मक उत्प्रेरक का मतलब होता है ऐसे उत्प्रेरक जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करेंगे, अभिक्रिया की गति को
कम कर देंगे यानी कि मंद कर देंगे। ठीक है, स्वतः उत्प्रेरक क्या होते हैं? ऐसे उत्प्रेरक जो क्या होते हैं? अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद होते हैं। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारक उत्पादों में बदलने लगते हैं और उत्पादों की कुछ मात्रा जब बन जाती है और उत्पाद ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं तो वो कहलाते हैं स्वतः उत्प्रेरक। और जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं धनात्मक उत्प्रेरक के बारे में। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है धनात्मक यानी कि बढ़ाने वाला, तो ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लो। तो इसका एक एग्जांपल मैंने आपको कल भी बताया था कि जो पोटेशियम जो क्लोरेट होता है यानी कि KClO3, ठीक है, KClO3 का जब तापीय अपघटन करवाया जाता है तो ये निर्माण होता है पोटेशियम क्लोराइड का KCl और साथ में निर्माण होता है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर क्या है? KCl है 2 कर देते हैं, इसको भी 2 कर देते हैं, ऑक्सीजन कितनी 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 कर देते हैं। तो ये अभिक्रिया इस तरह से कैसे हो जाती है? संतुलित हो जाती है। तो इसमें क्या होता है? इसका तापीय अपघटन होता है। तो यह क्रिया यदि कम ताप पर ही कंप्लीट हो जाए और जल्दी कंप्लीट हो जाए उसके लिए हम मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो मैंगनीज डाइऑक्साइड जो उत्प्रेरक होता है वो धनात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, यानी कि वो इस अभिक्रिया की गति को क्या करता है? बढ़ा देता है और यह अभिक्रिया कम ताप पर ही और जल्दी के जल्दी संपन्न हो जाती है। यानी कि इसकी गति कैसी होती है? इसकी गति बढ़ जाती है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ धनात्मक उत्प्रेरक का। ये भी मैंने आपको बता रखा है। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड का जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाती है। तो इसको संतुलित करने के लिए कितने हो गए? यहाँ पर 2 और 2 4, यहाँ पर कितने 2, इस पर 2 कर देते हैं और यहाँ पर भी कर देते हैं 2, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन के बन गए, 2 सल्फर हो गया और 2 दूनी 4 और 2 6 यहाँ पर ऑक्सीजन बन गए। तो इस तरह से यह अभिक्रिया कैसे हो जाती है? संतुलित हो जाती है। ये तो यहाँ पर जो उत्प्रेरक कार्य करता है वो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पर ऐसा उत्प्रेरक होता है जो इस अभिक्रिया की गति को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। इस अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी यहाँ पर धनात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो ये आपको 2 एग्जाम्पल याद रख रहे हैं। एक तो होता है ये पोटेशियम क्लोराइड को जब मैंगनीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में तापीय अपघटन करवाया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है और साथ में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। यहाँ पर जो मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है वो इस अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, इसी कारण ये धनात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। सेम यहाँ पर होता है, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है वो इस अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है और ये भी किसका कार्य करेगा? धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, मैं ये रफ कर देता हूं, उसके बाद हम ये पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ऐसे उत्प्रेरक जो क्या करते हैं? अभिक्रिया की गति को कम कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देंगे? कम कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, आपको ये फॉर्मूला याद रखने हैं। जो रिएक्शन में जो भी फॉर्मूला आता है वो आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्या है? H2O2 इसको कहा जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है। ओके, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है का जब अपघटन करवाया जाता है तो ये जल का निर्माण करता है और साथ में ऑक्सीजन गैस होती है वो मुक्त हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या ये अभिक्रिया संतुलित है? हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन 2 काम चल जाएगा। ऑक्सीजन कितने हैं? 3, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 काम नहीं चलेगा। यहाँ पर हम 2 कर देते हैं। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। यहाँ पर भी हमें हाइड्रोजन 4 बनाने हैं। अब देख लीजिए हाइड्रोजन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? 4। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 दूनी 4। ओके, काम चल जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और 2 4, तो ये भी काम चल जाएगा। इस तरह से यह अभिक्रिया पूरी तरह से संतुलित हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक पढ़ रहे हैं। यानी कि जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन होता है तो यह अभिक्रिया थोड़ी तेज गति से चलती है। कैसे चलती है?
तेज गति से चलती है और वो जल के अणु के साथ साथ ऑक्सीजन का निर्माण करता है। यदि इसमें थोड़ी सी ग्लिसरॉल की मात्रा मिला दी जाती है, किसकी? ग्लिसरॉल। यदि इस अभिक्रिया में थोड़ी सी ग्लिसरॉल की मात्रा मिला दी जाती है तो ये अभिक्रिया तेजी से मंद हो जाती है। कैसे हो जाती है? मंद हो जाती है, यानी कि इसकी जो रेट होती है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, इसी कारण जो ग्लिसरॉल होता है वो ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है और यह कैसा हो गया? ऋणात्मक उत्प्रेरक हो गया। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। ये भी आपको याद रखना कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3 होता है। इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, यानी कि बेहोशी की दवा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और यदि क्लोरोफॉर्म को सूंघने पर आदमी क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। ज्यादा सूंघ लिया तो उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। जब इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो निर्माण होता है फॉस्जीन गैस का। किसका? फॉस्जीन गैस का निर्माण होता है। फॉस्जीन गैस का सूत्र होता है COCl2। क्या होता है? COCl2। अब यहां पर क्या बच जाता है? HCl। क्या बच जाता है? HCl। COCl2 ये होती है फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस। ओके, तो क्या ये अभिक्रिया संतुलित है? देख लीजिए, यहां पर Cl3 कितने, यानी कि क्लोरीन के 3 दे रखे हैं, क्लोरीन के 2 दे रखे हैं। यदि यहां पर हम लिख देते हैं 2 लिख देते हैं और यहां पर कर देते हैं 2। अब देखते हैं हम कार्बन कितना है। कार्बन का 2 परमाणु, कार्बन के 2 परमाणु। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु। ठीक है, क्लोरीन के 3 दूनी 6 परमाणु और यहां पर क्लोरीन के 2 दूनी 4 और 1 6 और 1 हो गया 6 हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन कितने? 2 और हाइड्रोजन कितने? 2। ओके, यानी कि क्लोरीन के 2 ये हो गए, यहां पर 2 और 2 दूनी 4 यहां पर बन जाते हैं और 2 यहां पर बन जाते हैं, 6 बन गए। 3 दूनी 6 यहां पर बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये मैं हटा देता हूं। मैं आपको डायरेक्टली क्यों नहीं रखता? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको ये रटना नहीं है, यह अभिक्रिया ये आपको संतुलित करने आनी चाहिए। किस प्रकार से हम कोई भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह से आप रासायनिक समीकरण को आराम से बना पाओगे, आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो होता क्या है, जो क्लोरोफॉर्म होता है वो ऑक्सीकृत होकर फॉस्जीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? फॉस्जीन का निर्माण करता है और HCl का निर्माण होता है। तो यह अभिक्रिया कैसी होती है? स्टार्टिंग में यह अभिक्रिया तीव्र होती है। कैसी होती है? तीव्र होती है, यानी तेज गति से चलती है। लेकिन जब इसमें C2H5OH यानी कि एथेनॉल की सूक्ष्मतम मात्रा मिला दी जाती है, यानी कि एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाती है, एथिल एल्कोहल भी कहा जाता है इसको। ठीक है, आपको पता होगा कि जब इसमें एथिल एल्कोहल या फिर एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाती है तो यह अभिक्रिया तीव्र से कैसी हो जाती है? मंद हो जाती है, यानी कि स्लो रेट इसकी हो जाती है। तो यहाँ पर जो एथिल एल्कोहल होता है या फिर जो एथेनॉल होता है वो किसका कार्य करता है? वो इस ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल बता दिए। ये किसके एग्जाम्पल है? ऋणात्मक उत्प्रेरक के एग्जाम्पल है, जो अभिक्रिया की गति को क्या कर देगा? मंद कर देगा, यानी कि स्लो कर देगा। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक हो गया, धनात्मक उत्प्रेरक हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं स्वतः उत्प्रेरक। तो तीसरा जो प्रकार है वो है स्वतः उत्प्रेरक। तो स्वतः उत्प्रेरक क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जब अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लगता है, कार्य करता है, तो वो कहलाता है स्वतः उत्प्रेरक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। यानी कि खुद ही वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लगता है। यानी कि किसी अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद, जो प्रोडक्ट बनता है, वो ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा, तो वो स्वतः उत्प्रेरक कहलाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एथिल एसीटेट CH3 COO-C2H5, ये होता है एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का जब जल अपघटन करवाया जाता है तो निर्माण होता है एथिल एल्कोहल C2H5OH CH3COOH, यानी कि एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। तो जब एथिल एसीटेट का जल अपघटन करवाया जाता है तो निर्माण होता है किसका? एथेनॉल का, यानी कि एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है और एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। तो यहां पर होता क्या है, जब स्टार्टिंग में जब एथिल एसीटेट का जल अपघटन होता है तो जो एसिटिक अम्ल की जैसे ही थोड़ी सी मात्रा बढ़ने लगती है
तो यह अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया की जो गति हो जाती है वो बढ़ जाती है। यानी कि स्टार्टिंग में इस अभिक्रिया की गति होती है, वेग होता है वो स्लो होता है, ठीक है। यह अभिक्रिया गति कैसी होती है, कम रेट पर चलती है, लेकिन जैसे ही यह उत्पाद बनने लगता है, कौन सा वाला, ये कौन सा हो गया, ये हो गया एसिटिक अम्ल। तो जैसे ही एसिटिक अम्ल की थोड़ी सी मात्रा अभिक्रिया में बनने लगती है, यह एसिटिक अम्ल स्वतः उत्प्रेरक का कार्य करता है और इसके कारण जो अभिक्रिया की गति है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहां पर एसिटिक अम्ल क्या बन गया, स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा, स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। तो हमने कितने उत्प्रेरक पढ़ लिए, हमने 3 उत्प्रेरक पढ़ लिए, धनात्मक, ऋणात्मक और स्वतः उत्प्रेरक, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं जैव उत्प्रेरक। तो जैव उत्प्रेरक में क्या होता है, मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, जैव उत्प्रेरक ऐसे उत्प्रेरक जो किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, जैव रासायनिक अभिक्रिया, वे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं, वो कहलाते हैं जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये क्या है, जैव उत्प्रेरक होते हैं। तो जैव उत्प्रेरक मैंने क्या बताया था कि जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले क्या कहलाते हैं, जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। यानी कि ये गति को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, क्या देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है, वेग को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जैव उत्प्रेरक एक तरह से एंजाइम की तरह कार्य करते हैं, किन की तरह, एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जो एंजाइम होते हैं वो जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। इसके मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, ये तो मैं ऐसे हटा देता हूं, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए यहां पर, जैसे जो माल्टोज शर्करा होती है, माल्टोज जो शर्करा होती है हमारे शरीर में, इस माल्टोज शर्करा को बदला जाता है किसमें, ग्लूकोज में, किसमें, ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। और यह किस एंजाइम के द्वारा होता है, यह माल्टेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है, माल्टेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। तो जब माल्टोज को ग्लूकोज में बदला जाता है तो जो बदलने वाला जो एंजाइम होता है वो माल्टेज होता है और यह इस अभिक्रिया की गति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, यानी कि वेग को बढ़ा देता है, ठीक है। तो माल्टेज एंजाइम क्या होता है, तो वो जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। और इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, यूरिया होता है। यूरिया का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, NH2CO NH2, क्या बताया था, NH2CO NH2। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यूरिया होता है वो पहला एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ था जिसे लैब में सबसे पहले संश्लेषित किया गया था। यानी कि लैब में बनने वाला सबसे पहला जो कार्बनिक पदार्थ था वो कौन सा था, यूरिया था, ठीक है। और यूरिया किसमें पाया जाता है, हमारे शरीर में मूत्र में पाया जाता है, यानी कि यूरिन में पाया जाता है, ठीक है। यूरिया का निर्माण कहां पर होता है, यूरिया का निर्माण होता है लीवर में, ठीक है। ओके, आपको समझ में ये आ गया होगा। चलिए अब हमने करना क्या है, जो यूरिया है इस यूरिया का हमको जल अपघटन करवाना है, क्या करवाना है, जल अपघटन करवाना है। और निर्माण होता है अमोनिया का, किसका, अमोनिया का, यानी कि NH3 का निर्माण होता है, ठीक है। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो क्या यह अभिक्रिया संतुलित है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने, 1 और 1 2 2 हुए, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 2 दूनी 4 4 2 6 हाइड्रोजन हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2। नाइट्रोजन का कितना है, 1 है और 1 ही हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गए और 2 नाइट्रोजन यहाँ पर बन जाते हैं। तो इस तरह से ये अभिक्रिया है वो पूरी तरह से क्या हो गई, संतुलित अभिक्रिया बन जाती है, ठीक है। यानी कि NH2CO NH2 का जब जल अपघटन करवाया जाता है यूरिया, इसको क्या कहा जाता है, यूरिया, यानी कि यूरिया का जब जल अपघटन करवाया जाता है तो अमोनिया के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। और यह होता है किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है, जिसका नाम होता है यूरिएज। क्या होता है, यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में यह कार्य किया जाता है। तो यूरिएज होता है वो इस अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है और यह जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है।
तो हमने क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक को प्रकार देखे। सबसे पहले हमने पढ़ा धनात्मक उत्प्रेरक जो गति को बढ़ा देते हैं अभिक्रिया की को। उसके बाद हमने पढ़े ऋणात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को कम कर देते हैं। उसके बाद हमने पढ़े स्वतः उत्प्रेरक जो अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद ही जब उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है तो वो स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। और उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ लिया है कि जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं, यानी कि जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को या फिर वेग को बढ़ा देते हैं वो जैव उत्प्रेरक होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि हमने उत्प्रेरक पूरे पढ़ लिए तो उत्प्रेरक के गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये मैं रफ कर देता हूं। अपना जो लास्ट टॉपिक है कि उत्प्रेरक के गुण कौन से होते हैं वो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है उत्प्रेरक के गुण। उत्प्रेरक के गुण, ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक के गुण कौन कौन से होने चाहिए। लेकिन इनको पढ़ने से पहले मैं दो टॉपिक और हैं वो बताना भूल गया हूं आपको। एक होता है उत्प्रेरक वर्धक, ठीक है, और एक होता है उत्प्रेरक विष। यानी कि ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर क्या करते हैं, वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि करते हैं। उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में क्या करते हैं, वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, और उत्प्रेरक विष क्या होते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। यानी कि जब इनको रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के साथ मिलाया जाता है तो ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में क्या हो जाएगी, कमी। जब उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में कमी हो जाएगी तो क्या होगा, अभिक्रिया की जो गति होती है वो धीमी पड़ जाएगी। अभिक्रिया की गति कैसी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार यहां पर जब उत्प्रेरक वर्धक होते हैं वो अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। तो अभिक्रिया की जो गति होती है वो कैसी हो जाती है, वो बढ़ जाती है। अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। ठीक है, इनके एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, N2 प्लस 3H2, ठीक है, निर्माण होता है 2NH3 का। ये मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि ये रिएक्शन मैंने आपको कई बार करवा दिया है। ठीक है, N2 प्लस 3H2 निर्माण होता है 2NH3 का। इस अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक हमने काम में लिया था, आयरन। कौन सा लिया था, आयरन उत्प्रेरक काम में लिया था। यानी कि ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि कर देंगे। तो यहां पर यदि हम मोलिब्डेनम मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, मोलिब्डेनम मिला देते हैं, यानी कि एमओ को क्या बोलते हैं, एमओ, मोलिब्डेनम। यदि यहां पर मोलिब्डेनम मिला दिया जाता है तो यह मोलिब्डेनम जो पदार्थ होता है यह है इस Fe यानी कि आयरन की क्रियाशीलता में वृद्धि कर देता है, जिसके कारण यह अभिक्रिया और तेज गति से संपन्न हो जाती है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका। एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि वनस्पति तेल से हम किसका निर्माण करते हैं, वनस्पति घी का निर्माण करते हैं। वनस्पति घी का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इस वनस्पति तेल का हम हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं, हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के साथ संयोग करते हैं, हाइड्रोजन गैस इसमें प्रवाहित की जाती है। यहाँ पर उत्प्रेरक कौन सा काम में लिया जाता है, यहाँ पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह कार्य किया जाता है। यदि निकेल के साथ में कॉपर मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए, यदि निकेल के साथ में कॉपर मिला दिया जाता है तो कॉपर इस निकेल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है, और यह अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। तो यहां पर जो कॉपर होता है उत्प्रेरक वर्धक की तरह कार्य करता है, और इस अभिक्रिया में मोलिब्डेनम होता है वो उत्प्रेरक वर्धक की तरह कार्य करता है। अब हम देखते हैं कि उत्प्रेरक विष, ठीक है, उत्प्रेरक विष के एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल ले लीजिए, N2 प्लस 3H2 2NH3। ठीक है, यहां पर हमने
आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह क्रिया संपन्न करवाई है। यहाँ पर हमने क्या मिलाया, मोलिब्डेनम मिलाया जो उत्प्रेरक वर्धक की तरह कार्य करता है। यह इस आयरन की क्रियाशीलता में वृद्धि कर देगा और इस अभिक्रिया की गति बढ़ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार यदि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रवाहित करवा दी जाती है, यानी कि इस अभिक्रिया में यदि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रवाहित करवा दी जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है वो इस आयरन की क्रियाशीलता में क्या कर देगी, कमी कर देगी, जिसके कारण यह अभिक्रिया और स्लो हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, मंद हो जाएगी। तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो एक उत्प्रेरक विष की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं और उत्प्रेरक विष क्या होते हैं। इनके नाम से ही आपको पता चलना चाहिए, उत्प्रेरक वर्धक यानी कि क्रियाशीलता में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, उत्प्रेरक विष यानी कि क्रियाशीलता में क्या करेंगे, कमी करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पर जो है उत्प्रेरक के गुण। तो जैसा कि आपको पता है जो उत्प्रेरक होते हैं, मैंने आपको सबसे पहले उत्प्रेरक की डेफिनेशन में क्या बताया था, जो अभिक्रिया की गति को परिवर्तित करते हैं लेकिन अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं होने देते हैं। यानी कि उत्प्रेरक के गुण में पहला देखते हैं, ये केवल अभिक्रिया की गति को परिवर्तित करते हैं, की गति को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, किंतु स्वयं में, यानी कि इनकी ना तो रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन होगा, ठीक है, और ना ही इनकी मात्रा में कोई परिवर्तन होगा, यानी ये अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं होने देते। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और देखते हैं इसका दूसरा गुण क्या है। इन उत्प्रेरक की केवल थोड़ी सी मात्रा ही पर्याप्त होती है। कितनी मात्रा, थोड़ी सी मात्रा ही अभिक्रिया की गति को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त होती है। थोड़ी सी मात्रा का मतलब सूक्ष्मतम मात्रा, सूक्ष्मतम मात्रा यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ही इनके लिए काफी होती है। ठीक है, और देखते हैं जो एक अभिक्रिया के लिए कोई एक विशेष प्रकार का उत्प्रेरक ही कार्य करता है, यानी कि अभिक्रिया में विशिष्ट उत्प्रेरक कार्य ही कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सभी अभिक्रियाओं में एक ही उत्प्रेरक कार्य नहीं कर सकता। यानी कि कोई एक उत्प्रेरक होता है वो सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरक नहीं कर सकता, यानी कि उनके वेग में परिवर्तन नहीं कर सकता है। हर एक अभिक्रिया के लिए एक विशेष उत्प्रेरक कार्य करता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं, चौथा देखते हैं। और जो उत्प्रेरक होते हैं ये एक निश्चित ताप पर ही क्रियाशील होते हैं। ठीक है, यानी कि ये ताप पर क्रियाशील होते हैं, एक निश्चित ताप पर ही क्रियाशील होते हैं। यदि ताप बढ़ जाता है या फिर ताप कम हो जाता है तो इनकी क्रियाशीलता में क्या जाती है, कमी आ जाती है। और देखते हैं जो उत्प्रेरक होता है यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। यानी कि कोई भी उत्प्रेरक होता है वो रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, वो क्या करता है, केवल रासायनिक अभिक्रिया की गति में परिवर्तन कर देता है, गति को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, केवल गति को ही प्रभावित करता है, वो रासायनिक अभिक्रिया को स्टार्ट करने में कोई भी काम नहीं करता है। और देखते हैं इसका कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि अभिकारक होते हैं, उनसे उत्पादों का निर्माण होता है, वापस उत्पाद होते हैं वो अभिकारक बना सकते हैं। तो ये वाला साइन यूज करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया मैंने आपको दो बताई थी, एक तो होती है अग्र, एक होती है पश्च या फिर प्रतीप अभिक्रिया। यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया होती है उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में। तो जो उत्प्रेरक होते हैं वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र एवं प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से, कैसे,
समान रूप से प्रभावित करते हैं। यानी कि ये नहीं है कि ये अग्र अभिक्रिया में ज्यादा क्रियाशीलता दिखाएंगे और प्रतीप अभिक्रिया में कम क्रियाशीलता दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। ये प्रतीप और अग्र दोनों अभिक्रियाओं में समान रूप से कार्य करते हैं, समान रूप से अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो ये हो जाते हैं उत्प्रेरक के गुण। ठीक है, इस तरह से ये आपका चैप्टर नंबर 6 पूरा कंप्लीट हो गया है। यानी कि हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली, इसमें हमने सबसे पहले रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन पढ़े थे, रासायनिक समीकरण, इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली, उसके बाद हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ ली थी, ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ लिए। ठीक है, और उत्प्रेरक में हमने क्या किया, उत्प्रेरक पढ़ लिए। ठीक है, किसके आधार पर, सबसे पहले हमने भौतिक अवस्था के आधार पर, फिर क्रिया के आधार पर, उसके बाद उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष पढ़ लिए और उत्प्रेरक के गुण पढ़ लिए। इस तरह से चैप्टर नंबर 6 आपका आज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम मंडे को, क्योंकि कल क्या है, कल आपका टेस्ट लगने वाला है, कल क्या है, फ्राइडे। ठीक है, तो कल आपका टेस्ट होगा। मैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मैंने आपके 6 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए। मैंने आपको कल भी बताया था कि आज आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा और कल आपका टेस्ट है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। मैंने आपको एक दिन पहले ये बता दिया था। ठीक है, तो आपको 6 चैप्टर हैं, मैंने जहां तक आपको पढ़ा दिए, यानी कि पूरे मैंने कंप्लीट करवा दिए। आपने नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, उनको आप बार बार रिवाइज करना है। कल मैं आपका टेस्ट लूंगा और टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस से आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। और आप मुझे भी कमेंट करके बताओगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ताकि मुझे भी ये पता चल जाए कि आपने 6 चैप्टर में कितनी अच्छी तैयारी की है। मैं समझता हूं जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। यदि आपको नहीं पता है तो आप तैयारी कीजिए। ठीक है, अभी से जुट जाइए और कंप्लीट 6 चैप्टर आप पढ़ लीजिए, ताकि आपकी टेस्ट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहने वाली है। उसके बाद आपकी सैटरडे संडे को छुट्टी होगी और मंडे को हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7। कौन सा स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है परमाणु। हम मॉडल देखेंगे, यानी कि परमाणु सिद्धांतों के बारे में देखेंगे और तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण देखेंगे और उनके हम गुणों के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 7। ये आपको समझ में आ गया होगा। 6 चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किए, अच्छी तरह से आपको हर एक टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया। ठीक है, मैं समझता हूं कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करेगा, वीडियो को रिवाइज करेगा, ताकि उसकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्लास को, इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ में आपको क्या करना है, बेल आइकन भी दबा देना है, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन होता है, हर एक जो अपडेट होती है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये और बच्चों तक भी पहुंच सके। ठीक है, अपन मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, जो होगी एक टेस्ट सेशन के रूप में, रिवीजन क्लास के रूप में। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके आओगे और अपनी परफॉर्मेंस को खुद चेक करोगे और मुझे भी ये बताओगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, तो अपन मिलते हैं कल के टेस्ट सेशन में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से अपने घर पे बैठकर पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में।